आज की चर्चा। नमस्कार श्रोताओं, बुधवार का दिन 5 अगस्त आज की तारीख और आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना। आप पहुँची हूँ आपका साथ देने के लिए, जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल बुधवार के दिन हम स्वास्थ्यवर्धक बातें करते हैं। स्वास्थ्य को लगकर कुछ ऐसी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और जी हाँ, जैसे कहते हैं ना कि शरीर का स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, मानसिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से हमारे दांतों की देखभाल करना, हमारा ओरल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ओरल हेल्थ अगर हम ध्यान ना दें तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू मेवा जी। आज के इस कार्यक्रम को हमारे साथ वे आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल हम उनसे बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए और आज हम ओरल हेल्थ पर बात करने वाले हैं, ओरल हाइजीन पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, ओरल हाइजीन ओवरऑल क्या है? ओरल हाइजीन का मतलब सिर्फ दांत नहीं है। हम लोग का पूरा जो मतलब जो हमारे दांत है, मसूड़े हैं, हमारा ज़ुबान है, वो सब ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो बस दांत पे ध्यान देते हैं। नहीं, हम लोगों को 2 बार ब्रश करना, ऊपर से फ्लॉसिंग वगैरह करना और ज़ुबान को भी ठीक से साफ़ करना, वो सब ओरल हाइजीन का पार्ट होता है। तो ये सब करना ज़रूरी है, तभी हम बोलेंगे कि हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। यानी केवल सिर्फ ब्रश करना ये ज़रूरी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। और जैसे डॉक्टर जी कहा गया, एक स्लोगन है कि दांत खराब तो पेट खराब, और मुंह की सफाई अपने हमारे जो पूरा शरीर है उसके स्वास्थ्य से कनेक्टेड होती है। तो इस पर आप थोड़ा सा खुलासा करें। जो हमारा मुंह है ना, ये होता है दरवाज़ा है पूरा शरीर का ना। हम लोग सब कुछ यहाँ मुंह से ही डालते हैं, तभी पूरा शरीर में जाएगा। अब इतना है कि अगर हम लोग कुछ भी खाते हैं, अगर हमें मान लो दांतों में इन्फेक्शन हो गया, दांतों में जितने भी सड़न वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन हो गए, अब वो जो इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर के अंदर जाता है तो फैलेगा। और यही दिक्कत होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ वगैरह, वो सब जो है ना उसको और भी इंक्रीज़ कर लेता है। डेफिनेटली किसी को मतलब डायबिटीज़ उसे तो और भी बोलते हैं कि हो सकता है उनको। और ये भी है ना कि अगर दांत नहीं है मुंह में तो कोई खाना कैसे खाएगा? सही बात। अब ये है कि ठीक से हम चबा नहीं पाएंगे, डाइजेशन की दिक्कत होती है, गैस के वगैरह इशू होते हैं। तो इसलिए दांत जो हम बोलते हैं कि दांत ज़रूरी है। दांत मतलब दांतों की सुरक्षा मुंह की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हो कि वो गेटवे है, और अगर यहाँ कुछ खराबी है तो जो अंदर होगा वो और भी खराब हो जाएगा। और अगर हम अपने दांतों की सफाई पर ध्यान ना दें तो कैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं डॉक्टर जी? फर्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी, दांतों में सड़न, जो कैविटीज़ बोलते हैं ना, वो ये तो फर्स्ट थिंग है जो हम सब इसीलिए तो आते हैं कि चलो मेरे दांत में ब्लैक सा दिखने लगा है तो कैविटीज़। एक तो ये मुंह से बदबू आना, अगर मुंह से बदबू आने लगे तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे बात करने के लिए। और ब्रश करेंगे, मसूरों से खून आना लगेगा, ब्लीडिंग गम्स जो बोलते हैं वो होगा। और बाद में ये है कि दांत जो हिलने लगते हैं, एक बार हिलने लगे तो बाद में ये होगा कि दांत निकालना पड़ेगा और हम लोग अपने दांतों को लूज़ करने लगता है। बिल्कुल मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने एक दांत को नहीं कहीं पर मतलब किसी कारण उखाड़ना पड़ा तो आगे चलकर आपके और भी दांतों को वो प्रॉब्लम दे सकता है। ये है ना कि दांत को क्यों उखाड़ना पड़ा, ये है कि कभी कभी जो कैलकुलस हम लोग बोलते हैं, टाटा वगैरह, वो जम जाता है वहाँ पे। तो वो जो मसूड़े होते हैं ना, वो नीचे होने लगते हैं, दांत को छोड़ने लगता है। तो दांत इसकी वजह से हिलने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं। अब ढीले हो गए तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चलो साफ़ कर लेते हैं, स्केलिंग करा देते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या पता वो मसूर जो है ना, वो गम जो है फिर से अपना जगह ले लेगा, पर नहीं होता। तब ये हम निकाल देते हैं। और बाकी के दांत पे भी कैलकुलस जमे होते हैं तो बस निकालना पड़ता है फिर। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो उसको अर्ली ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये टाटर का जमना ही कहीं ना कहीं आपके दांतों को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो उसको जैसे शुरू से ही आपको रेगुलरली उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसे हमेशा बोलते हैं चेकअप कराना,
डेंटिस्ट के पास जाना, ये सब अगर डेंटिस्ट चेक करेंगे, बताएंगे आपको, तो वो समस्या नहीं होगी आएगी। और हाँ। लॉन्ग रन तक आपके दांत जैसे हैं वैसे सुरक्षित रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर जी अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, बच्चों की जब हम बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो उनके लिए ओरल हाइजीन बहुत अधिक मात्रा में ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब की बात अगर करें, या डायबिटिक है स्पेशली तब की बात अगर हम करें, तो ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बच्चों से शुरू करती हूँ। बच्चों में नए नए मिल्क टीथ आती है। बिल्कुल। अब उनका जो एनामेल होता है ना, जो शुरू का जो वाइट पार्ट दिखता है, वो हम मतलब शुरू में हम लोगों की तरह थिक नहीं होता, थोड़ा सा थिन होता है। और बच्चों का क्या है, मीठा ज़्यादा खाएंगे और अभी अभी दांत आए और अभी से केरीज वगैरह हो गए तो भी दिक्कत होती है, दर्द होता है उनको। तो बच्चों में यही ध्यान देना पड़ता है कि वे जो टूथपेस्ट उनके लिए होता है वो यूज़ करें, जो फ्लोराइड वाला होता है वो यूज़ करेंगे। अपना ब्रश जो बच्चों का आता है वो यूज़ करें, तो अपना दांतों का ध्यान रख सकता है। अब जो बुज़ुर्गों का होता है उनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। मान लो अगर बीमारी भी नहीं ना हो, कुछ दवाइयाँ जो वे लोग खाते हैं, जो उनका जो सलाइवेशन होता है ना वो अलग हो जाता है। तो अब मुंह की सलाइवेशन चेंज हो गया हो, तो अब यही है कि कुछ भी मुंह जो है ड्राई माउथ जैसे होता है, तो कुछ खाते हैं ना तो वो अटकता रहता है मुंह में। जब अटकता रहता है तो वो जमा हो जाता है, तो केरीज उनको जल्दी होती है। अब ये है कि वो जो सलाइवा वो एक फ्लश जैसा है, लुब्रिकेंट है मुंह के अंदर। अब जो भी कैलकुलस ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा हो गया तो उनका वैसे जैसे मसूरें नीचे हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि चलो उनके लिए। और डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना, उनको इन्फेक्शन जल्दी पड़ जाती है। कुछ भी चाहे मुंह का हो कि उनको जल्दी पड़ जाती है, तो इसीलिए उनको टेंडेंसी, उनको प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। हाँ, तो इसलिए उनके ज़रूरी है कि वो आएँ, डेंटिस्ट के यहाँ जाएँ, चेकअप करें। और अगर मान लो जो स्केलिंग बोलते हैं ना, वो उनके लिए अच्छा है, ज़रूरी है कि करें, हम लोग चेक करें, ताकि आगे से ऐसा इन्फेक्शन ना हो को आगे जाके उनको और भी दिक्कत करे। तो डॉक्टर जी लगभग कितने समय में, यानी कितने अंतराल में उनको एक डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है? हम लोग बोलते हैं कि हर साल में एक बार, हो सके तो हर 6 महीने, नहीं तो साल में एक बार ज़रूर, मतलब चेकअप, रेगुलर चेकअप जी। और अगर डायबिटिक पेशेंट वो लोग आते ही हैं क्लिनिक पे, तो वो लोग आए, हम चेकअप कर लेंगे, उनको जो ट्रीटमेंट देना है दे भी देंगे, उनको बताएंगे भी क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक तरह से कई बार ऐसा होता है कि दांतों का जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा कैविटीज़ बढ़ जाती है, तब जाकर हमें पता चलता है। सबको यही है कि अब मेरे मुँह से बदबू आ रहा है, तब मैं डेंटिस्ट के यहाँ जाऊँगा। ऐसे कि अब पेन हो रहा है तब आते हैं। इससे पहले कि कोई नहीं आता, बोलता है एक चेकअप करा दीजिए प्लीज, कोई नहीं आता उसके लिए। बहुत रेयर लोग होते हैं। तो डॉक्टर जी, जब एक टाइम था जब हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिकली ब्रश कितनी बार करना चाहिए और ब्रश करने का तरीका, सही तरीका होना चाहिए? सच बोलो, आप स्कूल की बात कर रहे हैं ना, हम अभी भी जा रहे हैं स्कूल में, हम लोग जाते हैं स्कूल में, सब बच्चों को से बात करते हैं और उनको सिखाते भी हैं कैसे ब्रश करना। फर्स्ट ही मैं ये बोलूँगी, बच्चों को अपना ब्रश यूज़ करना, जो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश वो यूज़ करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ब्रश को आप लीजिए, 45 डिग्रीज को अपने मसूरों के पास रखिए, सर्कुलर मोशन, सिंपल सर्कुलर मोशन कीजिए, हर दांतों पे सर्कुलर मोशन, गोल गोल जैसे बोलते हैं ना, तो वो करने का सब दांतों पे, सामने, पीछे, टंग के पास, और जो चूइंग वाला पोर्शन है ना जिसपे मास्टिक, उसके सब पोर्शन पे सर्कुलर मोशन आराम से, और ज़्यादा प्रेशर ना लगाए। कुछ लोगों को ये है ना, प्रेशर जितना मैं लगाऊँ इतना मतलब मेरे दांत चमकेंगे, वही डेफिनेटली नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं चमकेगा। बिल्कुल ये करने का 2 बार सुबह। अब कुछ लोग हैं जो है सुबह खाना खाने से पहले, नाश्ता से पहले, नाश्ता के बाद ब्रश करते हैं, जो भी उनको अच्छा लगे, और फिर रात को सोने से पहले। ओके, तो मतलब मेनली 2 बार होता है, 2 बार मेनली 2 बार होता है। मेन ये है रात को सोने से पहले डेफिनेटली, खाना खाने के बाद नहीं, सोने से पहले आप ब्रश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फूड पार्टिकल्स है अगर रह जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जैसे जमा हो जाता है तो सड़ने लगते हैं दांत। तो बिल्कुल जैसे दांतों का ब्रश करना हम स्कूल से सीखते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग आज तक उस आदत को पाले हुए हैं। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया
बताया कि दांतों को जो साफ करने का तरीका है, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है, दांतों को गोल गोल सर्कुलर मोशन में उनको क्लीन करना बहुत ही आवश्यक है। और इतना ही नहीं, हर दांत को आप मतलब हर दांत के लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालें और क्लीन करें। लगभग 2 से 3 मिनट लगती हैं आपको ठीक से ब्रश करने के लिए। और कई बार ऐसा भी हमने बहुत ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं जहाँ पर डॉक्टर ने हमें ये भी कहा है कि बहुत सारे लोग हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और दांतों को इस कदर घिसते हैं जैसे कि साली धो रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको। बिल्कुल आपके दांतों का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो एक सॉफ्ट ब्रश के माध्यम से होना चाहिए। और आज हम ओरल हाइजीन पर बात कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम। आज हमारे साथ डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा ताजू जी जुड़ी हुई हैं जो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं। और जी हाँ, जब हम ब्रश की बात करते हैं डॉक्टर जी, जब हम आजकल तो मार्केट में आप देखिए ब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, फ्लॉस करने के इतने सारे उपकरण आ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो दांतों को क्लीन करना या माउथ को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे प्रोडक्ट्स में से मेन क्या होना चाहिए? सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अलग अलग। ब्रश, फर्स्ट थिंग मैं ब्रश ही बोलूँगी। ब्रश करना ज़रूरी है, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। सही। 2 बार जैसे हमने बताया, ऐसे आप बोल रहे थे 2 से 3 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोग 10 मिनट तक भी ब्रश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि कितने लोगों के तो ब्रश पूरे फट गए होते हैं, वो पूरे खुल गए। ऐसा लगता है कि ऐसा बोले बहुत साली कर रहे थे, वैसे ही हो रहा था। हाँ। तो इसलिए नहीं। एक ऊपर से बच्चों के लिए उनका, जैसे मैंने बताया, उनका टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट जो हमेशा फ्लोराइड वाला होना चाहिए। अच्छा। अब बच्चे जो है एज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि वो जब बेबी था उसका, जब वो मतलब जब तक वो सब उसके परमानेंट टीथ नहीं आ जाता है ना, हमेशा बोलते हैं कि तब तक उनको एडल्ट्स वाला टूथपेस्ट ना दें। तब से कुछ भी यूज़ करें चलेगा, लेकिन बच्चों का अलग से। और जब ब्रश कर लेते हैं ना, कुछ लोग अपना जो टंग जो है ना सुबह, वो साफ़ नहीं करते। वो ज़रूरी है। टंग क्लीनर, मतलब जो हमारा जो टंग स्क्रैपर आता है ना, वो यूज़ करना। उसमें ये उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें वो जो सिलिकॉन के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, स्टील के आते हैं, बहुत सारे प्रकार के। स्टील का ये होता है कभी कभार छिल जाती है, वही कट जाता है, तो अब वो खून आता है, तो उसकी वजह से स्मेल आ सकती है मुंह में से। ओके। तो वो अलग चीज़ है। अब हम आएंगे उस पे, फ्लॉसिंग पे। ब्रश, फ्लॉस जो है ना, फ्लॉस ज़रूरी है क्योंकि दांतों के बीच में जितना भी हम लोग ब्रश करेंगे वो ठीक से साफ़ नहीं होता। अब फ्लॉस जो है उसके बीच में हम लगाएंगे दांतों के बीच में, तो जितना भी खाना कुछ हो वो निकल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चलो 2 बार नहीं कर सकते, वंस अ डे। शाम को सबको टाइम मिलता है, सुबह तो टाइम नहीं है किसी के पास, तो तब हम लोग कर सकते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं माउथ वॉश, जी, माउथ वॉश जो है अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा हो तब यूज़ करने का। इतना है ना कि कुछ आते हैं जो बस फ्लेवर्ड मिंट वगैरह है, वो चलो कोई यूज़ कर सकता है, बस अगर उनको लगता है कि बैड ब्रेथ आ रहा है, लेकिन ये उसका रीज़न नहीं है। तो इसीलिए जो माउथवॉश होती है उसमें एक कंपोनेंट जो क्लोरेक्सिडिन जो हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसी का कारण होता है, कभी किसी को ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं माउथवॉश यूज़ करने के लिए। लेकिन जैसे अगर डेंटिस्ट बोले तब, नहीं तो थोड़ा सा लुकवार्म पानी में नमक डाल के आप उससे मुंह रिंस कर सकते हैं। इजीएस्ट, मोस्ट सबसे इजी। सभी के घर में नमक होता है, सभी के घर में पानी होता है, तो ये एक तरह से वो कंप्लीटली आपके जो माउथ के जो बैक्टीरिया है उसे भी क्लीन कर देता है। तो डॉक्टर जी, हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अगर डिटेल में बता सके कि फ्लॉसिंग जो है, फ्लॉसिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं शायद ना भी जानते हों कि फ्लॉसिंग एग्जैक्टली क्या है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बता सके। फ्लॉसिंग, चलो, अगर फ्लॉसिंग जो है नॉर्मली एक फ्रेड जैसा ना, जिफिल जैसे बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि चलो टू फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा जो लेंथ आपको चाहिए वो आप पहले एक डिब्बा में आता है, उसको जितना चाहिए आपको उसको तोड़ लें, 2 फिंगर्स के बीच में ऐसे रोल करके फिर आप दांतों के बीच में उसे फंसाकर आगे पीछे करें, फिर नीचे पिलाएं। लेकिन हम लोगों के पास ना फ्लॉस पिक आती है, जो फार्मेसीज में मिलता है। फ्लॉस पिक मच ईजी है, मतलब आसानी से हम लोग यूज़ करते हैं उसको। वो वैसे ही एक फ्लॉस होल्डर होता है वो। आप उसको बस पकड़िए और दांतों के बीच में डालिए और आसानी से, और वो वन यूज़ होता है। अगर मुझे
बुजुर्गों को बोलना है तो मुझे ये सबसे आसान लगता हाँ, है। हाँ। एक तो उनके जब मैं बोलूँगी कि चलो इतना फ्रेड लेना है, इतना करना है, नहीं, फ्लॉस पिक आराम से, लेकिन बस फ्लॉस वाला पार्ट यूज़ करना है। जी जी जी। उनका ये है कि दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सा Pointed होता है। तो वो लेके अगर डालेंगे तो इन्फेक्शन करने हो सकता है कि वो आपके मसूड़ों में घाव कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम अब फ्लॉसिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि माउथ पिक जो टूथ पिक होता है ना, हाँ। वो यूज़ नहीं करने का। हाँ। कुछ लोग होते हैं कि सीधा हाँ। खाना खा लिया, टूथ पिक लेते हैं, फिर और सीधा दांतों को क्लीन करते हैं। जो गम्स होते हैं ना, उसमें हम लोग उसको चोट पहुंचा देते हैं। नहीं, जैसे मेरे पापा करते हैं, मैं आपको वो जो जैसे कि कोई भी दवाई खाता है ना, वो जो मेटल वाला पार्ट नहीं होता, उसको वैसे टर्न करके फिर उससे दांत क्लीन करते हैं। तो अगेन वो भी डेंजरस है, क्योंकि जैसे खासकर जब हम डायबिटिक लोगों के लिए बात करें तो ये कहीं ना कहीं उनके मसूड़ों को घाव पहुंचा सकता है। और जैसे डायबिटिक लोगों को इन्फेक्शन प्रोन ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मुंह के छालों को बढ़ा सकती हैं, मुंह में घाव कर सकती है। और जहाँ हम छालों की बात करते हैं तो आए दिन बहुत सारे लोगों को छाले हो जाने की संभावनाएं भी होती है। तो छाला होना ये क्यों होता है, आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। और अगर छाला बढ़ने लगे, या आए दिन बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या है कि छाले ठीक नहीं होते, आए दिन छाले उनके मुंह में पड़ते रहते हैं, तो क्या ये कोई संकेत या सूचना देता है कि हमारी ओरल हेल्थ मुश्किल में है? आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को आए दिन छाले पड़ते रहते हैं मुंह में, तो ये क्या संकेत देता है? एक तो ये हो सकता है कि शायद ब्रश जब कर रहा हो ना, तो बार बार अपने आप को हर्ट कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। वही आइदर ये, या फिर ये हो सकता है कि उसमें कुछ दांत जो है ना शार्प हो गए हो। मान लो थोड़ा सा टूट गया हो, या फिर थोड़ा सा केरीज हो गया, वो शार्प हो गया, बार बार जब वहाँ पे टकरा रहा है तो उसमें से छाले हो रहे हैं। ये हो सकता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि जैसे वो बोलते हैं कि जो छाले होते हैं ना, बॉडी के जब अंदर कुछ हो रहा हो तो वो मुंह में दिखेगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आइदर वो जो मतलब जो भी है, ज़्यादा तीखा खा रहे हो, कुछ ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से, पेट खराब है इसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो ये भी है कि विटामिन के डेफिशिएंसीज हो सकते हैं। तो कुछ विटामिन के डेफिशिएंसी होते हैं तो मुंह में छाले होने लगते हैं। मतलब बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए हमें डायग्नोस प्रॉपर्ली करना चाहिए, तब जाकर पता चलता है। तो क्या डॉक्टर जी, कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो आए दिन जो छाले होते हैं, कई सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े छाले मुंह में पड़ जाते हैं, तो क्या ये आगे चलकर कोई कैंसरियस फॉर्म ले सकता है, या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप धारण कर सकता है? इतना मैं बोलूँगी कि अगर कुछ ऐसा हो ना तो पहले चेकअप कराने आ जाइए हमारे पास, या फिर डॉक्टर के पास, ताकि हम लोग देखें कि क्यों हो रहा है। एक तो कि हिस्ट्री लेंगे हम कि क्यों हुआ, कब से हो रहा है, और क्या ये मतलब लगातार होता रहता है। ऐसे जब हम लोग पूछेंगे, तब अगर होगा तो हम लोग स्पेशलिस्ट के यहाँ भेजते हैं कि वो लोग देखेंगे कुछ बायोप्सी वगैरह कुछ कराना हो, कुछ आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है। नहीं तो मैंने ये होता है कि कुछ डेफिशिएंसीज होते हैं, या फिर से कि अंदर कुछ हो रहा हो, तब मुंह में जो रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर जी, जब हम दांतों की दुर्गंध की बात, मुंह में दुर्गंध आना, कई सारे ऐसे लोग हैं, भले हालांकि 2 बार 3 बार ब्रश करते हैं, पर मुंह में उनको लगातार दुर्गंध आती रहती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे ना कि मुख्य कारण ये है कि प्लाक और टार्टार जो बोलते हैं, जो कैलकुलस बोलते हैं, वो हमारे मुंह में आ जाता है, प्लाक आ जाता है। लेकिन जो प्लाक जो है, टाइम के साथ ये सख्त हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो कैलकुलस बन जाता है, तो वो दांत में जमा हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन का एक मेन सोर्स होता है। अब उसी कैलकुलस में सब कुछ जमा होता है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो जितना भी कोई ब्रश करेगा, ये जो टाटा कैलकुलस होता है ना, वो नहीं निकलता। तो इसकी वजह से मुंह से दुर्गंध आती रहेगी। ये है। नहीं तो और एक रीज़न ये है कि मान लो हमारे दांत आ रहे हैं, टीफ जो है ना, मान लो हमारे विजडम टीफ आ रहे हैं, तो वो खून नहीं आ जाता, तो इसकी वजह से भी हम ब्रश भी करेंगे तो बार बार वो जो गम में वो जो खुल गया है ना, उसमें से ब्लड आ रहा हो, और वो ब्लड मुंह में रहता है, उससे भी दुर्गंध आती है। और डॉक्टर जी, मान लीजिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, बहुत हैवी डोज दवाइयाँ हैं, खासकर डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, क्या इन दवाओं के कारण भी उनके मुंह से दुर्गंध आना स्वाभाविक है? जी, आ सकता है ज़रूर। ये है ना, एक तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ दवाइयों से ना
उनकी जो गम जो है ना फूल जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ swelling जाती है। ओके। अब स्वेलिंग आ गई तो उस वजह से जैसे स्वेलिंग आती है, जैसे टच भी करेंगे ना तो खून आता है। अब मतलब वो खून आता बहुत है, sensitive हो जाता है। सेंसिटिव हो जाता है। एक तो ये कारण, नहीं तो जैसे मैंने बताया था मुंह का जो सलीवेशन होता है ना, सलाइवा का, वो कम हो जाता है, नहीं तो वो थिक हो जाता है। तो इसकी वजह से खाने जो है ड्राइनेस की और वजह से। खाने वगैरह रहते हैं मुंह में, तो इसकी वजह से भी उनको दुर्गंध आ सकती है। तो यही मेन है कि कुछ भी हो, अगर खासकर से वो जो गम जो है अगर फूलने लगता है तो हम बोलते हैं कि एक बार अपने जो इनका डॉक्टर है उनको हम लोग बोलते जाके दिखाइए आप, अगर चेंज करना है दवाई कुछ हो तो वो लोग चेंज करते हैं फिर। और डॉक्टर जी, जब हम आए दिन आपने देखा होगा आजकल तो जैसे हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह का है, कोल्ड ड्रिंक्स लेना आए दिन, हम तो दिन में मतलब कई बार कुछ लोगों का तो मतलब पानी पीना कम होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन है वो ज़्यादा होता है, अल्कोहल का जो सेवन है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, कुछ ऐसे भी हैं जो धूम्रपान करते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ों के कारण भी दांतों में मतलब दांतों को खराब होना, दुर्गंध आना, हाँ। वो सब अब मानो शुगर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है ना, एक तो शुगर इतना ज़्यादा है उसमें, तो दांत में कैविटीज़ होना बहुत स्वाभाविक है। तो एक तो ये है, उससे हम लोगों को दुर्गंध भी आ सकती है जी। अब जो हमारा जो एनामेल होता है ना, जो वाइट वाला पोर्शन है, जितने भी हम लोग शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, जितना भी मतलब सोडा होता है ना उसमें, तो उससे वो कमज़ोर हो जाता है, तो जल्दी हम लोगों के कैरीज हो जाता है। ये मतलब अब वो जो चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, बिल्कुल मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे, चलो कोल्ड ड्रिंक्स ये तो है, पर चाय कॉफ़ी भी बहुत हद से ज़्यादा अगर ली जाए तो क्या ये भी स्टेन्स हो जाते हैं। मेन ये है, स्टेन्स हम लोग को सामने चलो दिख नहीं रहा, लेकिन पीछे दांत के पीछे से ना वहाँ पे बहुत सारा पीलापन वगैरह जम जाता है। पीलापन नहीं, कालाई हो जाता है वो तो। ओहो, मतलब पूरी तरह से वो खराब कर देता है दांतों को। और वो एक लेयर जम जाता है वहाँ पे। तो वो जब वैसे हो जाता है तो ये है ना कि अब उससे भी दुर्गंध भी आएगी, और वो जो स्टेन जो है उनको मतलब वो जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला वो भी फील होगा। अब तंबाकू पे आएंगे, तंबाकू पे यही है, उसमें इतने सारी चीज़ें हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सब जो है सब धूम्रपान वगैरह करते ही हैं। सही बात। तो उससे भी जो फर्स्ट यही है कि उनका जो है ना, उनका जो सैलिवेशन सेम उनका अलग हो जाता है, थिक होता है सेम उनका, वो इसी की वजह से ही उनको ज़्यादा मतलब मुंह से दुर्गंध आती है, और उनको कैविटीज़ भी जल्दी हो जाता है। ये लोग और मैं समझती हूँ जो तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको आगे चलकर ओरल कैंसर्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग बोलते हैं वैसे वो पैकेट पे भी लिखा है ना, बिल्कुल फिर भी वो लोग करते हैं। और उनका ये भी मॉरिशस में चलो इतना नहीं है, वो लोग जो पान मसाला वाला खाते हैं यहाँ पे इतना नहीं है, तो वो वो ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन फिर भी स्मोकिंग जो है वो तो मुंह में चेंजेस करता ही आता है। और वो लोग इतना है कि जहाँ पे वो लोग वो सिगरेट लगाते हैं ना, वहाँ पे आपको वो जो मसूर है ना उनमें हम लोग चेंजेस दिखने लगता है, जैसे वहाँ पे पूरा काला हो जाता है, ग्रे हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। जब वो लोग आते हैं ना, बोलते हैं कि चलो वहाँ पे घाव हो गया, कुछ हो गया, तब हम लोग बोलते हैं कि चलो और जांच करानी पड़ेगी। तब जाकर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खराब हो चुका है। डॉक्टर जी, यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम छालों की बात कर रहे थे, तो मेरे मन में एक सवाल आया है कि जब हमें छाले पड़ जाते हैं, या आए दिन जिनको छाले पड़ते हैं, कई बार घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये ले लो, बाइकार्बोनेट ले लो, उससे आप गागल कर लो, या फिर कोई ऐसे फिजी ड्रिंक्स ले लो, उससे आप गागल कर लो। तो डॉक्टर जी, इस पर मैं ज़रूर आपको पूछना चाहूँगी, क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नमक वाले पानी से गागल कर लो, क्या मतलब कौन सा हमें करना चाहिए अगर घरेलू नुस्खे अगर हम इस्तेमाल करते हैं? तो घरेलू को बोलूँगी मैं, इतना ही बोलूँगी, नमक पानी, थोड़ा सा लुकवाम पानी में नमक डालो आप, और रिंस कर सकते हैं। लेकिन ये जलेगा, डेफिनेटली जलेगा। लेकिन जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, और मैं इतना एडवाइस दे सकती हूँ कि नहीं, मत कीजिए आप, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक होता है। आई बिलीव एसिडिक होता है, मेरे ख्याल से उनको और भी दर्द होगा, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सम रिलीफ मेरे ख्याल से उनको और भी पेन होगा इसकी वजह से। बिल्कुल, और ये हो सकता है कि वर्सन कर दे, ये आपके घाव को या छालों को और भी ज़्यादा उनको खराब कर दे। या बिल्कुल, और ये पेनफुल होता है, तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा छोटा भी होता है तब भी पेनफुल होता है। और अब वो कुछ मतलब जो वहाँ पे एसिडिक टाइप लगा रहे हैं तो और भी पेन होगा उनको। इसलिए मैं ये बोलूँगी लुकवाम पानी में थोड़ा सा नमक डालिए आप,
वो काफ़ी होगा। बिल्कुल। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूजा ताजू जी, जो कि एक डेंटल सर्जन है। और बिल्कुल जैसे आजकल हमने देखा है बहुत सारे घरेलू नुस्खों में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि कहीं छाला पड़ गया तो कहते हैं कि एगो एगो बिकोबनाद लेके तनी गागिजे कर द, या एगो एगो कोनो फिजी ड्रिंक लेके गागिजे कर द, लेकिन कहते हैं कि ये हेल्दी नहीं है। बेटर है आप थोड़ा सा नमक वाला पानी, गुनगुना पानी लेकर अगर आप अपने मुंह को क्लीन कर देते हैं तो ये ज़्यादा आपको रिलीफ देता है, इंस्टेड ऑफ वो चीज़ को ख़राब करने के बजाय। आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं। डॉक्टर पूजा आज हमारे साथ हैं, जो कि खुद एक डेंटल सर्जन है। और ओरल कैंसर के लक्षण क्या है, ओरल कैंसर होता कैसे है, इस पर थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भी ओरल हाइजीन का ही एक हिस्सा है। तो डॉक्टर पूजा हमें ज़रूर बताइए कि ओरल कैंसर्स जो होते हैं उनके लक्षण शुरुआती तौर पर कैसे आपको पता चले। ये हो सकता है कि किसी को मुंह में ना कुछ घाव हो गया हो, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि वो ठीक ही नहीं हो रहा। ये मतलब शायद हो सकता है, मतलब एक संकेत दे सकता है। संकेत दे सकता है, क्योंकि कुछ भी घाव ठीक नहीं हो रहा तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये या फिर कुछ दाग, सफ़ेद या फिर लाल, कुछ दाग जो आपको मतलब यहाँ ही है, जा ही नहीं रहा। आप ब्रश भी करते हैं, मतलब जो हमारे जो चीक के उस पे वहाँ पे हो गया हो। या फिर ये भी हो सके कि गांठ फील हो रहा हो। कोई भी गांठ फील रहा हो, मतलब कहीं पे भी मसूड़ों में या कहीं पर भी, या फिर शायद गले के पास गांठ फील रहा हो, और ये मतलब अचानक से आ गया, ये भी कुछ हो सकता है। या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि आवाज़ में बदलाव आ गया, हम लोग बात कर रहे हैं अचानक से, और मतलब वो परसिस्टिंग है, बहुत दिनों से है, और वो बदलाव आ गया, वो समझ में भी नहीं आया कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि किसी को मुंह खोलने में दिक्कत हो रही हो, मतलब दर्द महसूस हो रहा, दर्द हो रहा है, या फिर अचानक से कुछ तो अजीब है कि मुझे दिक्कत हो रही है। मुंह जैसे पहले में काफ़ी मुंह जो है काफ़ी वाइड खोल पाते थे, मतलब बड़ा मुंह खोल पाते थे, पर अब वो नहीं खुल पा रहा है। तो ये सब जो है ना, हमेशा बोलते हैं जांच कराना चाहिए। मतलब ये सिम्टम्स है, हम ये नहीं कहते कि यही हो सकता है कि आपको कैंसर हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग प्रोग्राम में सुनकर भी कई सारे लोग अपने दिमाग में मनगढ़ंत ऐसी बातें हो सकती है कि भाई ये दर्द हो रहा है, कहीं डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि कैंसर हो। ऐसा नहीं है, पर इसकी जांच करवाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम जब ओरल कैंसर के बारे में जानते हैं, इसी के साथ हम ये भी जान लें कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो जैसे जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, कई बार उनको भी डेंटल केयर के लिए कहा जाता है। डेंटल केयर क्यों आवश्यक होता है महिलाओं में जो गर्भवती हो? हाँ। जो हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहा है ना, जी। इतना कुछ उनको, कुछ जो है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उनको सब कुछ नया सा लग रहा है। अब मुँह जो है उनमें भी चेंजेस आती हैं कि कुछ ये हो सकता है कि उनके जो गम थोड़े से फूलने लगते हो हार्मोनल की वजह से, ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ये सब ना जांच करानी चाहिए। इसी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी उनको पता चल गया ना कि वे लोग प्रेग्नेंट हैं, उनको मतलब वो जो बुक वगैरह मिलता है ना, वो लोग लेके आए, हम लोग चेक करते हैं, उनको बोलते भी हैं कि अगर कुछ कराना वगैरह हो तो। लेकिन मेनली उनका ये हार्मोनल के साथ, हार्मोनल के, यानी एक तरह से वो ट्रीटमेंट में उनको ये बता दें कि उनके मसूड़े जो हैं, उनके दांत जो हैं वो स्वस्थ हैं, ताकि आगे चलकर उनको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो कई सारे लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट स्किप कर देते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं, या डर के मारे कि डेंटिस्ट के पास जाना कई सारे लोगों के लिए, जैसे बोलते हैं ना, कुस्मो, नाइटमेयर्स, बहुत सारे लोग डरते हैं इन सारी चीज़ों से। लेकिन देखा जाए तो ये सारी अपनी सुविधाओं के लिए है और आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी के साथ डॉक्टर जी, जैसे जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो स्केलिंग करवाते रहना, यानी उसका कितना ड्यूरेशन में हमें स्केलिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आपने बताया कि टार्टर जमा हो जाता है और ये आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो स्केलिंग हमेशा कितने समय के अंतराल में हमें करवाना चाहिए? मैं ये बोलूँगी साल में एक बार जब चेकअप कराने आते हैं ना, अगर हम लोग को लगता है कि चलो इतना सा वो जो प्लाक जमा हो गया, थोड़ा सा मतलब थिक होने लगा, क्लीन कराना ज़रूरी है। इसलिए स्केलिंग जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना चेकअप कराने आइएगा, हम लोग को लगता है स्केलिंग कराना है तो ज़रूर हम लोग, लेकिन अगर कोई अपने ठीक से फ्लॉस भी करता हो, ठीक से ब्रश भी करता है, इसका मतलब नहीं है कि उनको स्केलिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो स्केलिंग कराना ज़रूरी है, खासकर से जब वो प्लाक और टाटा जमा हो गया हो। तो साल में एक बार मेरे ख्याल से
काफ़ी है। और डॉक्टर जी, जब हम रूट प्लांट, आजकल आपने देखा है कि रूट कनाल करवाते हैं, रूट कनाल क्या होता है और रूट कनाल क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? रूट कनाल तभी हम लोग करते हैं कि जब आप जो इन्फेक्शन होता है ना दांत में वो पल्प तक चला गया हो। मतलब वो जो दांत में जो डिफरेंट लेयर होता है ना, शुरू में जब एनामेल में ही है तब हम लोग फिलिंग थोड़ा सा फिलिंग कर लेते हैं। अगर डेंटिक तक भी चला है तभी हम लोग फिलिंग करते हैं, लेकिन जब वो पल्प को छू लेता है तभी बहुत दर्द होता है, तब हम लोग रूट कनाल के लिए बोलते हैं। जब हम लोग स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनके यहाँ हम लोग भेजते हैं। यही है ना कि रूट कनाल के साथ जो दांत है वो आपके मुंह में ही है। ऐसा नहीं कि दांत जो है वो पल्प टच हो गया निकालना पड़ा, नहीं। तो रूट कनाल ये एक सुविधा है जो हम लोग हमेशा एनकरेज भी करते हैं कि आप रूट कनाल कराइए। दांत में पेन हो रहा है, पेन होता है हाँ, लेकिन रूट कनाल कराइए आप। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पेन हो रहा है बस दांत को निकालना चाहते हैं, नहीं। हम एडवाइस करते हैं कि चलो टच हो गया पर कोई ना, हम लोग रूट कनाल के लिए भेज देते हैं। और क्या रूट कनाल की सुविधाएं यहाँ मॉरिशस में अब अवेलेबल है? जी, जितने भी हॉस्पिटल है ना हमारे, उन सब में एक एक जो एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं इनको, वो लोग सब है और हम लोग उनको रिफ़र करते हैं। ओके। और ये सुविधा है और हम लोग एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को रूट कनाल कराने के लिए। डॉक्टर जी, कई सारे बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि डेंटिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट एक बार में फिनिश नहीं होती। मतलब उनको हर बार अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि भाई आज आए हो, आप थोड़ा सा ये मतलब उसमें क्लीन करके फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि 2 हफ्तों के बाद आओ, और लगातार मतलब हर 2 हफ्तों के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर जी, इसका क्या कारण है कि मतलब हर बार एक बार में ट्रीटमेंट फिनिश नहीं होती, उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई आता है जो वो दांत है ना काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, मैं बोल रही हूँ कि उसका पल्प टच हो गया हो लेकिन काफ़ी बड़ा कैविटी है। अब उसमें दवाइयाँ लगाते हैं, फिर उसके ऊपर जो बोलते हैं पॉस्मा करते हैं, तो सेम एक दवाई लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग एक फिलिंग चढ़ाते हैं जो टेम्पररी होता है वो। तो वो जो दवाई है ना उसको 21 डेज रखते हैं नॉर्मली। ओके। बुक के हिसाब से 21 डेज, लेकिन हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसा है, तो अपने अंदाजे से फिर हम लोग 2 हफ्ते के बाद भी हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये एक कारण हो सकती है कि हम लोग क्यों ट्रीटमेंट उसी दिन नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है छोटा सा कैविटी है, छोटू सा है, बिल्कुल ड्रिल करूँगी, बस फिलिंग कर देती हूँ। लेकिन अगर डीप हो, ये एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि ब्लीडिंग हो रहा हो, मसूरों में से ब्लीडिंग हो रहा हो, तो मैं जो भी फिलिंग करूँगी ना वो रहने वाला नहीं है। इसकी वजह से हम लोग सेम थोड़ा सा टेम्पररी फिलिंग डालते हैं कि वहाँ पे उस ब्लीडिंग पे, उस मसूर पे काम करेगा। फिर हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं कि चलो आप इतने दिन में आएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा और आपका फिलिंग कर देंगे। क्योंकि जब परमानेंट फिलिंग है ना, उसको ठीक से दांत में रहने के लिए जो भी अराउंड सब कुछ ठीक होना चाहिए। अगर उसमें जब कि सलाइवा वगैरह है, खून चला जाएगा तो वो निकल जाएगा कुछ दिनों में। फिर ये भी सुनने में आएगा कि डेंटिस्ट ने ठीक से काम नहीं किया। इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है इतने दिनों तक, मतलब उसकी ट्रीटमेंट को जारी रखा जाता है ताकि धीरे धीरे करते हुए उसकी ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर। अब ये भी है ना, मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हम लोग चारों तरफ काम नहीं करते। अब जिस टाइम मैं राइट साइड काम कर रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि चलो आप इस तरफ खाइएगा मत आज। अगर मैं लेफ्ट राइट दोनों काम कर लूँ तो कैसे खाएंगे? सही बात है, सही बात है। इसी वजह कि शायद हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि मैंने इस तरह काम, तो आपको 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट दे रही हूँ उस तरफ काम करने के लिए। बिल्कुल, ये एक रीज़न भी होता है। बिल्कुल। और जैसे कई बार होता है कि पेन भी बर्दाश्त होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 2-3 दांत एक ही दिन में ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये भी एक तरह से इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। दांत भी अगर निकालना पड़े तो अगर बोलते हैं कि 3 दांत निकाल दो तो ये पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखते हैं अगर कैसा है वो कर सकते हैं तो हम लोग करते हैं, लेकिन रेकमेंड करते हैं कि मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट है ग्रेजुअल धीरे धीरे होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो लगभग हम आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा तेजू मेवा जो हैं आज हमारे साथ जुड़ी, जो कि एक डेंटल सर्जन है। डॉक्टर जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन पर अगर आप समाप्त करना चाहें आज के इस प्रोग्राम को, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इतना बोलूँगी कि जो स्वस्थ दांत है ना, सिर्फ एक सुंदर मुस्कान बस नहीं देता। हम लोग के ये ना पूरा शरीर को, जितना भी पूरे बॉडी को, जो हमारा जो मुंह है, दांत है, वो सब भावित पड़ता है। बिल्कुल। तो इतना बोलूँगी कि
यहाँ पे हमारे पास मॉरिशस में लगभग मैं कहती 55 डेंटिस्ट लाइक सर्विसेज हैं सर्विसेज है, हाँ, डेंटिस्ट है, जो मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। जी, तो 55 काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, हाँ। मतलब आप उसका उपयोग कीजिए। आए हम लोग, और ये है कि हम लोग चेकअप करते हैं, और शुरू में अगर हम लोग को दिख गया कि चलो छोटा सा कैविटी है, हम लोगों ने फिलिंग कर दिया, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। अगर खैर स्केलिंग भी कराना हो, हमने देख लिया, करा दिया, तो ना ब्लीडिंग होगी। तो इसीलिए जल्दी अगर कुछ पकड़ लेते हैं, हाँ, तो दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल समय से पहले पेन भी नहीं होगा, और मेन ये है कि किसी को दर्द भी नहीं लगेगा डेंटिस्ट से। सही बात। जब कोई आता है ना पेन में है, तब डर लगता है डेंटिस्ट से, बोलते हैं उसने मुझे मतलब दर्द में थे, और बिल्कुल जब आप उसको छुओगे तो भी वो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक तरह से दर्द होने से पहले ही अगर आप रेगुलर चेकअप करवा दें तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आपके दांतों की सड़न बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि सीरियस हो जाए, या जो भी है आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो ओरल हाइजीन है, उसको समय दर समय आप उसको चेक करवाते रहे, डेंटिस्ट के पास जाते रहें। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हो सके तो 6 महीने में या तो फिर 1 साल में पर्याप्त है, यानी आप जा सकते हो। और 55 यानी 55 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर दांतों की चेकअप की जाती है, डेंटिस्ट जो है हमारे जो उपलब्ध है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ, डेंटल सर्जन डॉक्टर पूजा तेजूजी से आज का हमारा ये कार्यक्रम रहा। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग प्राप्त हुआ, तकनीक पर हमारे साथ जुड़े रहे फैज़ान, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो और जिनेश हमारे प्रोड्यूसर, जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग दे रहे हैं। तो आपने इस कार्यक्रम को सुना, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर धन्यवाद देना चाहेंगे पूजा जी को, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई। आपकी और आपकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और बेस्ट विशेस के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम समाप्त करेंगे। पुनः उपस्थित होंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।